हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल फाइन। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है दी सेल, और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने सेल की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी। आप वो लेक्चर सुन लीजिएगा अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर डिस्कस किए गए हैं। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो आप वो लेक्चर जरूर सुने। तो आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के ऊपर। बेटा, सेल थ्योरी जो है ये खुद से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। मैंने इसको बहुत मुख्तसर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और रिपीटेड एमसीक्यूज को इंक्लूड कर सकूं, और वो इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसको भी मैंने ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। अब सेल थ्योरी जो है, इसका क्या मतलब होता है? सेल का नजरिया। सबसे पहले सेल थ्योरी का आइडिया किसने दिया? देखिए, सेल थ्योरी और चीज है और आइडिया और चीज है। दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। आइडिया और चीज होती है, थ्योरी और चीज होती है। तो देखिए, सेल थ्योरी का आइडिया जो है सबसे पहले ड्यूट्रोचिट ने दिया, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे। 1824 में इन्होंने ये आइडिया दिया। याद रखें, इन्होंने सेल थ्योरी को नहीं दिया, इन्होंने आइडिया दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इन्होंने कहा कि जो टिश्यूज हैं, बुनियादी तौर पर इन्होंने ये इंडिकेट किया था कि जो टिश्यूज होते हैं वो सेल्स की यूनियन से मिलकर बने होते हैं। तो यहां से इन्होंने जो है वो आइडिया दिया सेल थ्योरी का। ओके, अब सेल थ्योरी की जो फॉर्मुलेशन है, बुनियादी तौर पर जो सेल की फॉर्मुलेशन, सेल थ्योरी की जो फॉर्मुलेशन है, वो उसका क्रेडिट किसे जाता है? वो मैथियस जैकब शेल्डन और थियोडर डी शेवान को जाता है। ये दोनों साइंटिस्ट आपने जरूर सुना होगा, इनके बारे में पढ़ा है। ये दोनों साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन की, सेल थ्योरी दी। लेकिन आइडिया किसने दिया था? ड्यूट्रोचिट ने। सो ये ड्यूट्रोचिट, मैथियस जैकब शेल्डन और थियोडर डी शेवान जो हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी का आगाज किया। पहले ड्यूट्रोचिट ने आइडिया दिया और फिर इन्होंने सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन की। ठीक है, अब सेल थ्योरी को कब प्रपोज किया गया? 1839 में, 1839 की दहाई में जो है ये इसको प्रपोज किया गया। अब समटाइम ये भी पूछा जाता है कि मैथियस शेल्डन और थियोडर शेवान जो हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका तल्लक कहाँ से था। इसलिए ये पॉइंट ऐड किया गया है कि मैथियस जे शेल्डन बेटा जर्मन बोटैनिस्ट थे, ठीक है, पौधों के माहिर थे, ठीक है। और थियोडर शेवान जो है ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, एनिमल्स के माहिर थे। तो ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं ये काम कर रहे थे सेल के ऊपर, सेल्स को स्टडी कर रहे थे। और इनकी जो फाइंडिंग्स हैं, इनसे हमें एक नजरिया, इन्होंने एक नजरिया दिया अपनी फाइंडिंग से कि तमाम जानदार, तमाम पौधे जो हैं ये सेल से मिलकर बने होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये सारे का सारा जो स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, या अपने पास पेंसिल नोटबुक रखा करें और साथ साथ पॉइंट्स को नोट किया करें, छोटे छोटे नोट्स खुद बनाया करें। ये हैं वो साइंटिस्ट, मैथियस शेल्डन, ये मैथियस शेल्डन है और ये थियोडर शेवान है। ठीक है, नाउ कैसे फॉर्मुलेशन की थी इन्होंने सेल थ्योरी की? अब इसको थोड़ा सा ब्रीफली हम देखेंगे कि 1838 में शेल्डन ने क्या देखा कि तमाम पौधों की जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। Sheldon found that all plant cells have essentially similar structure। जितने भी पौधे हैं इनकी साख्त जो है वो एक जैसी है। ओके, जबकि 1838 में शेवान ने ये ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स के सेल जो हैं इनमें पौधों की तरह सेल वॉल नहीं होती। यानी पौधों के सेल के बाहर तो सेल वॉल होती है, इनके अंदर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। लेकिन पौधों की सेल वॉल में, सॉरी, पौधों के सेल में और एनिमल्स के सेल के अंदर जो कंटेंट है वो सेम है। दोनों का अंदर वाला जो मटेरियल है वो सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पौधों के बाहर जो है सेल वॉल है और एनिमल्स के टिश्यूज में, इनके सेल्स में बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होता, बल्कि जबकि सेल के अंदर वाला कंटेंट जो है दोनों के अंदर सेम रहता है, पौधों में भी और एनिमल्स में भी। अब यहां से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं कि सेल का अंदर वाला कंटेंट तो पौधों में भी वही है, ठीक है, जानवरों में भी वही है, फर्क सिर्फ सेल वॉल का आ रहा है। इसका मतलब है कि पौधे और जानवर दोनों सेल से मिलकर बने हुए हैं।
क्योंकि दोनों के सेल्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सिर्फ फर्क सेल वॉल का है। ठीक है, अच्छा, शेल्डन और शेवान ने फिर अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर किया। शेल्डन और शेवान ने जो कुछ भी स्टडी किया हुआ था, जो भी इनकी फाइंडिंग्स थी, इन्होंने उसको कंपेयर किया और ये इस रिजल्ट पे पहुंचे कि तमाम पौधे और जानवर बुनियादी तौर पर सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक हो गया। अब इनकी थ्योरी के मुताबिक क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तमाम जिंदा जानदार जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स जानदारों की बुनियादी इकाई है। जानदार की जो स्ट्रक्चर है सारी की सारी वो सेल से मिलकर बनी होती है। अब देखिए हमारी जैसे जितनी भी स्किन है, हड्डियां हैं, गोश्त है, इंटेस्टाइन्स हैं, हार्ट है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ये सारे का सारा सेल पे मुश्तमिल है। आप जितने भी जानदार देखें, जितनी भी स्पीसीज हैं जानदारों की, वो सारी की सारी सेल पे मुश्तमिल है। अब जानदारों के अंदर जो कुछ भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं, वो सारे का सारा सेल की वजह से है। सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म की वजह से, सेल में पैदा होने वाली एनर्जी की वजह से जानदार काम करते हैं। तो इस तरह जानदारों के जो फंक्शनल यूनिट हैं वो भी सेल हैं, क्योंकि जानदार जितने भी फंक्शन कर रहे हैं वो सारे के सारे सेल की वजह से कर रहे हैं। जानदार जो स्ट्रक्चर्ड हैं, बने हुए हैं, वो भी सेल की वजह से हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास आती है, ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूली। ठीक है, ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूली। अब बेटा ये स्टेटमेंट सीधी सीधी से मैंने लिख दी है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि ये स्टेटमेंट कितनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। चले मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि तमाम सेल जो हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की वजह से ही वजूद में आते हैं। मतलब कोई भी सेल खुद से नहीं बनता, कोई भी सेल जो है उसकी फॉर्मेशन खुद से नहीं होती, बल्कि वो पहले से मौजूद सेल की वजह से बनता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक सेल था, ये देखिए ये एक सेल था, इसी सेल से ये सेल डिवाइड हुआ है, ये सेल डिवाइड हुआ है, इससे ये सेल बन गया। ठीक है, ये सेल बन गया इसके, और इसी सेल ये नहीं डिवाइड हुआ है, ये दो सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सेल जो है बेटा, ये पहले से जो सेल था इसकी डिवीजन के रिजल्ट में बने हैं, यानी ये दोनों सेल्स इस सेल की डिवीजन के रिजल्ट में बने हैं। ये मतलब है ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूली का। ठीक है, ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूली से मुराद है कि ये सेल जो है पहले से मौजूद सेल्स की वजह से ही वजूद में आते हैं। अब क्यों स्टेटमेंट दी इन्होंने? उस वक्त ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्शन थी बेटा। उस वक्त के साइंटिस्ट क्या कहते थे? उस वक्त के साइंटिस्ट कहते थे, दो दो ग्रुप थे, दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे उस वक्त साइंटिस्ट के, दो ग्रुप्स थे। एक कहता था कि जानदार जो हैं ये खुद ब खुद बन जाते हैं, मतलब कि चीजें डिकम्पोज हो रही हैं, वहां से जानवर बन जाएंगे, कीचड़ से मेंढक बन जाते हैं, गंदगी से चूहे बन जाते हैं। तो जानदार जो है ये बेजान चीजों से बनते हैं, खुद ब खुद बन जाते हैं। जबकि दूसरा जो ग्रुप था साइंटिस्ट का, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, ये तो कहता था कि ऐसा नहीं होता, जानदार पहले से मौजूद जानदारों की वजह से ही बनते हैं। जानदार अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, एक जानदार जो है अपने जैसे बच्चे पैदा करता है और उससे आगे जनरेशन बढ़ती है, यानी लिविंग जो है वो लिविंग्स को पैदा करते हैं। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या कहता था, नहीं, ये गंदगी जो है इससे चूहे पैदा होते हैं, काकरोच पैदा होते हैं। ठीक है, अगर इवन एक साइंटिस्ट थे वो तो ये कहते थे कि गीला कपड़ा जो है उसके अंदर आप अगर वो जो होती है मेज उसको रख दें, गीले कपड़े के अंदर वो पसीना अगर हमारी जो शर्ट है उसको हमें पसीना आता है बहुत ज्यादा, तो हम वो पसीने वाली शर्ट के अंदर अगर वो मेज को कवर करके रख दें तो उस मेज से चूहे बन जाएंगे। तो देखिए उस वक्त के ये नजरिए थे। आज तो ये सुन के शायद आप बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कूड़े से चूहे बनना शुरू हो जाएं और काकरोच बनना शुरू हो जाएं, कीचड़ से मेंढक बनना शुरू हो जाएं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उस वक्त के दौर में ये सोचा जाता था, ऐसा ख्याल था लोगों का। और नीडम जैसे साइंटिस्ट जो है और बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स थे वो इसको सपोर्ट करते थे कि जानदार खुद से जो है वो बनते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो था, ठीक है, वो ये इस चीज के ऊपर इत्तेफाक ही नहीं था करता, वो इनसे टोटली जो है वो डिसएग्री था। तो
ये जो स्टेटमेंट थी ओमिनी सेल्यूला सेल्यूली, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उस वक्त, क्योंकि इसका मतलब था कि सेल सेल से ही बनता है। अगर सेल लिविंग है तो जिस सेल को ये बना रहा है वो भी लिविंग है, तो इसका मतलब है कि जानदार जानदारों से ही बनते हैं। तो फिर देखें ये कन्फ्लिक्शन आ गई यहाँ पर। फिर वो ये उन साइंटिस्ट के लिए जो ये सोचते थे कि जानदारों से बेजान चीजों से जानदार बन जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है ये चैलेंज था। ठीक है, अब इसको सपोर्ट करने वाले जो है बड़े साइंटिस्ट थे। चले आगे हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि रडल्फ विर्चू जो है, अचानक से ये हमारे सामने ये स्टेटमेंट आ गई है रडल्फ विर्चू की। रडल्फ विर्चू ने 1858 में सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया, ये ऐड करते हुए कि ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। बेटा याद रखें कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, ये सेल थ्योरी की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से क्या मुराद है कि शेल्डन और शिवान ने क्या सेल थ्योरी दी थी कि ऑल लिविंग थिंग्स cells are the basic structural and functional unit of all living beings। तमाम जिंदा जानदारों की जो बुनियादी इकाई है और उनको उनका जो फंक्शन है वो सारे का सारा सेल की वजह से है। ये थी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के अंदर पॉइंट नंबर 2 जो ऐड हुआ है कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, ये किया रडल्फ विर्चू ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूली, ये है रडल्फ विर्चू। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, ये है इसका मतलब। ओके, ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूली, ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूली का से क्या मुराद है, ऑल लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। तो उस वक्त के मैंने आपको बताया ना कि ये जो कन्फ्लिक्शन थी कि बेजान चीजों से जानदारों का अचानक बन जाना, उस वक्त ये एक बहुत बड़ा एक बहस थी लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स थे वो इस चीज को मानते थे कि अचानक से बेजान चीजों से जानदार चीजें बन जाती हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको डिसप्रूव करना चाहते थे, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कर दी थी रडल्फ विर्चू ने, ये स्टेटमेंट देके कि ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा बहस हुई। इसी स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ये साबित करने के लिए कि क्या वाकई ही ऐसा पॉसिबल है कि जानदारों से जानदार बनते हैं। इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, लुइस पास्चर ने। तो बेटा लुइस पास्चर ने इस बात को साबित कर दिया था कि जिंदा जानदारों से ही जिंदा जानदार बनते हैं। उन्होंने अपने मुख्तलिफ तजर्बात किए थे, हम आगे देखेंगे कि कौन कौन उनसे उनके एक्सपेरिमेंट हैं जिसके जरिए से उन्होंने ये प्रूव किया था कि जानदारों से ही जानदार बनते हैं। ठीक है, नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेल लाइनेज लीनियज। अब ये जो बात मैंने की है कि तमाम लिविंग सेल्स जो ओमिनस सेल्यूला सेल्यूली है, इसको एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ सेल लीनियज। ठीक है, लॉ ऑफ सेल लीनियज किसको बोला जाता है, ओमिनस सेल्यूला सेल्यूली को। यानी कि तमाम लिविंग सेल्स जो है वो लिविंग सेल से ही बनते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेल लीनियज। शायद आपने ये टर्म ना सुनी हो या सुनी हो, जो भी है आपने इसको फौरी तौर पर नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे डायरेक्ट भी ये पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ सेल लीनियज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ सेल लीनियज बुनियादी तौर पर रडल्फ विर्चू की सेल थ्योरी में एक एक्सटेंशन है, जिसका मतलब है कि तमाम लिविंग सेल जो है वो लिविंग सेल से ही बनते हैं। चले, दिस फैक्ट experimentally proved by Louis Pasteur in 1862. He performed Swan neck flask experiment, Swan neck flask experiment, and discard abiogenesis hypothesis of origin of life। अब देखें, ये हम देखेंगे आगे चल के स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जो लुइस पास्चर ने किया था, ये आगे हम देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि ये लॉ ऑफ सेल लीनियज जो है इसको प्रूव किया था लुइस पास्चर ने 1862 में। और इन्होंने लुइस पास्चर ने इस बात को गलत साबित कर दिया था ए बायोजेंसिस को। देखिए ए बायोजेंसिस क्या से क्या मुराद है, ए बायोजेंसिस से मुराद है कि नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजों का बन जाना, नजरिया ए बायोजेंसिस है। वो लोग जो ये मानते थे कि कूड़े से, ठीक है, गंदगी के ढेर से चूहे बन जाते हैं, गंदगी के ढेर से कॉकरोच बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, या फिर कीचड़ से जो है वो मेंढक बन जाते हैं, इसको नजरिया ए बायोजेंसिस या ए बायोजेंसिस हाइपोथेसिस कहते हैं। एग्जैक्टली
ए बायोजेनेसिस हाइपोथेसिस के हमें कहता है कि तमाम जानदार जो हैं वो बेजान चीज़ों से बनते हैं। ओके, अब यानी कि ओरिजिन जो है, लाइफ की जो ओरिजिन है वो ए बायोजेनेसिस है, यानी कि जिंदगी का आगाज बेजान चीज़ों से हुआ है। जबकि साइंटिस्ट जो है ई परफॉर्म स्वान ने जो लुइस पास्चर थे, इन्होंने इस नज़रिए को गलत साबित किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से। चलें, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। फ्रांसिस्को रीडी बेटा, ये एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ए बायोजेनेसिस जो है ये गलत नज़रिया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बेजान चीज़ों से जानदार बन जाए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। स्क्रीन पे आपको 3 फ्लास्क नज़र आ रही हैं। रीडी ने क्या किया, देखिए रीडी ने, फ्रांसिस्को रीडी जो है, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने मीट के 3 पीसेस लिए, उनको अच्छी तरह से बॉयल किया। मीट के पीसेस को अच्छी तरह से बॉयल किया ताकि उनमें मौजूद जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएं और उनसे कोई नई जो उनसे कोई चीज़ जो है ना वो ना बन पाए। तो उन्होंने उसको अच्छी तरह बॉयल करके इनको लहदा-लहदा फ्लास्क में रख दिया। एक फ्लास्क को बेटा उन्होंने ओपन रखा, एक के ऊपर कॉर्क से उसको ढक दिया पूरी तरह से, और एक के ऊपर जो है इन्होंने वो ये कपड़ा जो है ये बांध दिया। ओके, अब तीनों के अंदर जो मीट का ये पीस है ये बॉइल्ड है, ठीक है, इसमें से वो जो भी जर्म्स है वो खत्म कर दिए गए हैं। अब चंद दिनों बाद उन्होंने देखा कि जो ओपन थी फ्लास्क, इसके अंदर मैगेट्स पैदा हो गए हुए थे, जो छोटे छोटे वो कैटरपिलर्स हैं, मक्खियों के लार्वीज जो है वो इसके अंदर बन चुके थे। ठीक है, लाइफ जो है वो जो जार है इसके अंदर आ चुकी थी। जबकि इस जार के ऊपर, इसके ऊपर जिसके ऊपर इन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था, इसकी सरफेस पे इन्होंने देखा तो छोटे छोटे इनको एग्स नजर आए, छोटे छोटे अंडे नजर आए इनको। ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा मीट जो है इसको भी थोड़ा सा ये इफेक्ट हो रहा था। जबकि ये वाला जो है ये मीट बिल्कुल फ्रेश था, इसको कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह फ्रांसिस्को रेडी ने कहा कि देखें, जो लाइफ है ये इसके अंदर कैसे आई, इसके अंदर मैगट्स कैसे आई, इसके अंदर मक्खियां आई थी, उन्होंने अंडे दिए थे और उन अंडों से ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये बने हैं, ये मैगट्स बने हैं। जबकि इसके अंदर मक्खियां नहीं थी आ सकती, एयर नहीं थी आ सकती, इसलिए इसके अंदर कोई लाइफ की फॉर्मेशन नहीं हुई। और यहां पर भी ऐसा ही है। लेकिन लोगों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। लोग तब इतना ज्यादा ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करते थे कि उन्होंने रीडी को भी कहा कि नहीं, तुम यहां पर कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुमने ये मीट के जो पीस हैं, ठीक है, ये वाले जो पीस हैं ये सही बॉयल किए, ये वाला तो तुमने पीस सही बॉयल ही नहीं था किया, तो ये तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो उस वक्त भी लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर दिया, माना ही नहीं। हालांकि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि ये लोगों को ये समझा सकें कि नजरिया ए बायोजेनेसिस जो है ये पूरी तरह से गलत है। चलें, अब आते हैं हम पॉस्चर के एक्सपेरिमेंट की तरफ, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट की तरफ। बेटा, स्वान नेक ये आपको देख रहे हैं, ये फ्लास्क है, इसके ऊपर ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, स्वान शेप्ड है। स्वान कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, एक परिंदा है स्वान, ठीक है, उसकी नेक की तरह की ये इसकी शेप है यहाँ पर, इसलिए इसको स्वान नेक कहते हैं। ये देखिए ये टर्न हुई हुई है। अब होता क्या है कि लुइस पास्चर क्या करते हैं, उन्होंने ये जो मीट का जो यहाँ पर एक शोरबा तैयार किया, इस फ्लास्क के अंदर मीट का जो शोरबा वो तैयार किया, इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल था। तो इन्होंने लोगों को ये एक्सपेरिमेंट जो है करके दिखाया। इन्होंने कहा कि देखें, इसके अंदर लाइफ नहीं आ सकती, ठीक है, और अगर उन्होंने डायरेक्ट लोगों को चैलेंज कर दिया था कि क्या इसके अंदर लाइफ होगी या नहीं होगी। तो लोगों ने जो है पास्चर के साथ जो है वो इत्तेफाक नहीं किया। लेकिन पास्चर देखें अब क्या करने लगे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एयर, आपको पता है एयर के अंदर स्पोर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब एयर जो है इस स्वान नेक के अंदर आती थी, तो एयर में मौजूद जो स्पोर्स और बैक्टीरिया वो इस स्वान नेक के साथ जो है वो चिपक जाते थे, और इस तरह यहाँ तक आते आते एयर को रेजिस्टेंस मिलती थी, और यहाँ तक आते आते एयर जो है फिल्टर होके जो है इसके अंदर जाती थी। इस तरह इसके अंदर कोई भी जो है लाइफ जो है वो नहीं बन पाई। तो इस तरह जो रीडिंग पास्चर ने लोगों को पहले ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ठीक है, फिर लोगों ने जब इस पे इत्तेफाक नहीं किया तो उन्होंने इसको तोड़ दिया। यहाँ से उन्होंने इसकी जो ये आगे से ये जो नेक है इसको तोड़ दिया ताकि ये एक्सपोज हो जाए एयर से। अब एयर डायरेक्ट इसके अंदर दाखिल हो सकती थी, और डायरेक्ट जो है मक्खियाँ इसके अंदर जा सकती थी, एयर जा सकती थी, और फिर जब इसको तोड़ा गया तो इसके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवेलप होना शुरू हो गए।
तो इस तरह अब इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कुछ भी नहीं, जस्ट एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर गए, इन्होंने इनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिला, वहां पर इन्होंने रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और वहां से ये जो है ये जानदार बने। इस तरह इन्होंने फ्रांसिस्को रेडी को, ठीक है, और रडल्फ विर्चो को पूरी तरह से सपोर्ट किया ये साबित करने के लिए कि नजरिया जो बायोजेंसिस है ये गलत, जो है ये गलत है, जबकि बायोजेंसिस जो है ये पूरी तरह से ठीक है। जो कुछ रडल विर्चो कह रहे हैं कि सेल से सेल बनते हैं, या जो कुछ भी फ्रांसिस्को रेडी बोल रहे हैं वो बिल्कुल बात ठीक है। तो अल्टीमेटली पास्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट से लोगों को ये बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी भी बेजान चीज से जानदार नहीं चीज बनती, बल्कि जानदारों से ही जानदार बनते हैं। अच्छा, अब बेटा ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये है कि 1862 में लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ये वही एक्सपेरिमेंट है दैट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इवन फॉर माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब कि कूड़ा पड़ा है, गंदगी का ढेर पड़ा है, अचानक वहां से चूहे बनना शुरू हो गए हैं, ये है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इस नजरिए को, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड और जिसकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया लुइस पास्चर ने। A sterile broth would spoil only if microorganisms could invade from the environment। अब अभी आगे मैंने पिक्चर लगाई है, इसको देखते हैं। ये देखें, 3 एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर बेटा। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इन्होंने ब्रॉथ को, ये देखिए, ये ब्रॉथ है, इसको स्टीराइल किया है, ठीक है, हीट से इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टीराइल किया है, और फिर इसको जो है ओपन रखा है ताकि एयर इसके अंदर एंटर हो सके। तो चंद दिन बाद देखा कि ये स्पॉइल्ड हो गई है, ब्रॉथ जो है ये स्पॉइल्ड हो गई है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर यही जो स्टीराइल ब्रॉथ है, अब इसी स्टीराइल ब्रॉथ को इन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया है, ऊपर से कवर कर दिया है। इसी स्टीराइल ब्रॉथ को ऊपर से कवर कर दिया गया और देखा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि एयर इसके अंदर एंटर नहीं थी हो सकती। फिर इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने वही स्टीराइल ब्रॉथ जो है उसको ऊपर से ये इस तरह एक स्वान नेक से कवर कर दिया। अब एयर तो इसके अंदर जा सकती थी, लेकिन बीच एयर में मौजूद बैक्टीरिया, स्पोर्स वगैरह इसके अंदर ही अटक जाते थे, चिपक जाते थे। इस तरह एयर फिल्टर होके इसके अंदर जाती थी और कोई भी नुकसान नहीं था होता, और कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर डेवलप नहीं था हो पाता। ठीक, अब जैसे ही स्नेक को तोड़ा गया तो देखा कि इसके अंदर फौरी तौर पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह अक्सर आप देखते हैं कि हमारे खाने खराब हो जाते हैं। सम टाइम हम खानों को फ्रिज में जब नहीं रखते, बाहर ओपन रखते हैं, तो सुबह देखते हैं तो खाना खराब हो चुका होता है। वो ये वजह होती है कि रात को क्या होता है कि एयर में मौजूद जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो जब हमारी जो भी फूड स्टफ होता है, खाना जो होता है उसके अंदर दाखिल हो जाती है एयर, और एयर में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो हमारे खाने के स्टफ में जो भी सब्जी होती है उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, और उसके अंदर वो जो है वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो जो फूड स्टफ है उसका टेक्सचर खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है, स्पाइल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो है ये लुइस पास्चर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि जानदारों से ही जानदार बनते हैं, बेजान चीजों से जानदारों की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इन्होंने उस वक्त जो नजरिया बायोजेंसिस था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब बेटा सेल प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज सेल प्रिंसिपल? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मॉडर्न सेल थ्योरी इज कॉल्ड सेल प्रिंसिपल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल थ्योरी एंड सेल प्रिंसिपल, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए ये आम पॉइंट नहीं है जो मैंने ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर जो है ये मॉडर्न सेल थ्योरी को बोला जाता है। द मॉडर्न सेल थ्योरी इज कॉल्ड सेल प्रिंसिपल। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इसमें ये पॉइंट्स हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। अब कोई भी जानदार है, जानदार होने का क्राइटेरिया ये है कि वो सेल पे मुश्तमिल हो। कोई यानी कोई भी जानदार है वो सेल पे मुश्तमिल नहीं है। कोई भी, तो वो जिंदा, यानी कोई भी जिंदा चीज है उसका सेल पे मुश्तमिल होना जरूरी है। कोई भी जिंदा चीज है जरूरी है कि वो सेल से मिलकर बनी हो, चाहे वो एक सेल से है, चाहे या बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है, हो वो सेल पे मुश्तमिल। पिछले लेक्चर में भी ये बात हुई है। ऑल लिविंग बीइंग्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानदार वो सेल से मिलकर बने होते हैं।
तो इसको बेटा हम सेल प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, और सेल थ्योरी ये बुनियादी तौर पर मॉडर्न सेल थ्योरी है। ईच सेल, अब देखते हैं फर्दर इसको। ईच सेल कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मैस कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। जितने भी सेल्स हैं, आप चाहे किसी पौधे का सेल देख लें, चाहे किसी बैक्टीरिया का देख लें, चाहे किसी एनिमल का देख लें, किसी भी स्पीशी का अगर आप सेल देखेंगे तो उसके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्मिक मैस नजर आएगा और जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के केस में तो ये वो क्या होगा, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन वो न्यूक्लियस की तरह का एक रीजन आपको नजर आ रहा होगा। A cell is able to maintain its vitality and individuality, यानी सेल जो है खुद को मेंटेन रख सकता है। सेल जो है किसी चीज पे डिपेंड करता है, इसके अपने रिसोर्सेज होते हैं। सेल जो है बाहर से मटेरियल लेता है, अपना इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये अपने आप को मेंटेन रख सकता है। इसकी अपनी इंफरादियत होती है, वाइटलिटी होती है। अ सेल कैन नॉट अराइज डी नोवो, ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सेल कैन नॉट अराइज डी नोवो, ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल कभी भी स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि कोई बेजान चीज है उससे सेल बन गया। सेल बनते हैं पुराने सेल से ही। ओल्ड सेल जो है डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। ओके, ऑल प्रेजेंट डे सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन। आज जितने भी सेल्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो सेम है। नो ऑर्गेनिजम्स कैन हैव एक्टिविटी विदाउट सेल्स, यानी जानदार हैं, उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सेल की वजह से ही हो रही हैं। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ग्रोथ है, ठीक है, आपकी सोच है, जो कुछ भी आप जिंदा हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है, या पौधे हैं अपनी ग्रोथ करते हैं, जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो सारे का सारा सेल की वजह से है। एक जानदार की जो एक्टिविटी है वो सेल की वजह से है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जानदार के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेल की वजह से ही हो रहे होते हैं। Basically, cells are totipotent unless and unit they are specialized। ठीक है, अब देखिए इससे इस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि एक सेल इस काबिल होता है कि वो पूरे के पूरे जानदार को बना सके। एक सेल के अंदर इतनी काबिलियत होती है। कुछ सेल ऐसे हैं कि वो अपने आप को डिवाइड करके पूरे का पूरा एक पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेल की डिवाइड होने की एबिलिटी को टोटियोपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, अ सेल कंटेन ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बेटा सेल के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही है, जो कुछ भी सेल के अंदर हो रहा है, सेल की जो भी शेप है, स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी उसमें मौजूद जेनेटिक मटेरियल की वजह से है। यानी जेनेटिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए है। डीएनए जो है बुनियादी तौर पर एक ऐसा मटेरियल है जो कि सेल के सारे स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। यहीं पर बात खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बेटा टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन ऑफ सेल थ्योरी। अब देखिए ये टॉपिक जो है मैं इसलिए इसको शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है आसानी से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरलाइजेशन ऑफ सेल थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।